ओ सॉरी, आवाज नहीं आ रही। हेलो एवरीवन, वेलकम टू डिफेंस वाला। माय नेम इज राहुल परमार। जय हिंद एवरीबॉडी, भारत माता की जय। एम आई ऑडिबल एंड विजिबल टू एवरी वन ऑफ यू? प्लीज डू लेट मी नो। मेरी आवाज आप लोगों को आ रही है? मैं दिखाई और सुनाई आप लोगों को दे रहा हूं? प्लीज बताइए। हाँ, अब आवाज सही है? बोल दो हाँ। कह दो कि आवाज सही है, अगर आवाज सही हो तो बताइए। हेलो एवरीवन, हेलो हेलो। जय हिंद एवरीबॉडी। एक मिनट के लिए थोड़ा क्या, दो जगह क्लास चल रही है। क्लास यूट्यूब पे भी है, क्लास ऐप पर भी है। तो पहले हम थोड़ा सा सिंक्रोनाइजेशन कर ले, फिर हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, आवाज सही है? अभी देखो, यहां ना कूलर चल रहा है, तो वो आप ही के ऊपर है। अगर आप बोलो कि आवाज सही नहीं है सर, खर खर खर, सरसराहट, भरभराहट, दिदड़ाहट, बुदबुदाहट, तो मैं उसको बंद करूं? और अगर नहीं हो तो कंटिन्यू चलाते हैं। हवा खा लेगा आपका टीचर, वो फिर पढ़ा देगा। अभी वो आपके हाथ में, आप लोग क्या चाहते हो? मैं हवा के साथ पढ़ाऊं या यूं ही चलने दूं? चलो भाई। तो एवरी वन ऑफ यू, एवरी स्टूडेंट from YouTube or from the batch, I welcome you all to this beautiful platform of Defense Wala, the discipline and dedicated platform for the defense aspirants. My name is Rahul Parmar. I had masters in geography and I had taught more than millions of students. और कई सारी रैंक्स अभी तक कुछ सपोर्ट के चलते कुछ बच्चों ने अचीव की है। आप में बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो मुझे जानते होंगे, और बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो कि नहीं जानते। उनके लिए मैंने इंट्रोडक्शन दे दिया। स्लाइड में सर मैंने ऑन कर दिया है एक, तो एक और कर दूं क्या? दो स्लाइड में कर दूं सर? दो कर देते हैं सर। एक, बस बस बस, एक मिनट बस, चीटी काटेगी, 2 मिनट में अभी सही कर दूंगा। क्या नाम है हमारी बैच का? NDA 2। ये इसका नाम मुझे मिलना बहुत मुश्किल है बेटा, कि मैं इसको ढूंढ पाऊं। क्या नाम है इस बैच का? क्या नाम से सर्च करूं सर यहाँ पे? चल रहा है, चल रहा है, दोनों जगह चल रहा, दिखाई दे रहा है यहाँ पे। स्टोरी 2.0, ये वाला, ये वाला थोड़ी ना है। देख लेते हैं। वो वाला नहीं है। कोई बात नहीं, यूट्यूब पोल हो रहा है ना, वहां पे भी कोई दिक्कत नहीं। और वैसे भी हम कोई बहुत बड़ा वाला क्वेश्चन सोल्व करेंगे नहीं, हम जनरल इंट्रोडक्शन देखेंगे हमारे सब्जेक्ट का। सो एवरीवन, एम आई ऑडिबल, एम आई विजिबल? चलो, आपने कंफर्म किया, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो दोस्तों, मैं आप सभी लोगों को जियोग्राफी पढ़ाऊंगा। हमारा जो सफर रहेगा 30 क्लास के समथिंग हमारी पूरी बैच के अंदर रहेगी। इन 30 क्लास को हम बहुत डीप और डिटेल के अंदर पढ़ेंगे, बहुत अच्छे से कंसाइसली क्वेश्चंस लगाते हुए। हमारा जो नेशनल डिफेंस एकेडमी के अंदर सिलेबस मेंशन है, और साथ ही साथ जो सिलेबस हमारा किसी ना किसी चीज में काम आ सकता है, वहां पर हम इन सारी चीजों को पढ़ने के लिए ट्राई करेंगे। ओके, चलिए, ठीक है, ओके, ठीक। तो रिकैप तो कुछ है नहीं, क्योंकि कल की क्लास में कुछ पढ़ाया नहीं था। आज ही की क्लास से हम आगे पढ़ना शुरू करेंगे। तो नो रिकैप, एंड व्हाट वी विल गोइंग टू कवर टुडे? वी विल गोइंग टू कवर इंट्रोडक्शन ऑफ जियोग्राफी। आज इस चैप्टर को हम कंप्लीट करेंगे कि जियोग्राफी का इंट्रोडक्शन। ठीक।
क्या क्या हम पढ़ने वाले होंगे, हमारा सिलेबस कैसा होगा वो। तो उससे पहले मैं आपको थोड़ा सा नेशनल डिफेंस एकेडमी के बारे में बता देता हूं कि जब आप, कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिनका पहला अटेम्प्ट नहीं होगा तो उनको ये इंफॉर्मेशन पहले से होगी, और कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिनका ये पहला अटेम्प्ट है, तो मैं उनको बता देता हूं बेटा कि हमारी जो एग्जाम है इसमें सबसे पहले होता है आपका रिटन, इसके बाद होता है एसएसबी, फिर होता मेडिकल, और इसके पश्चात आपकी बनाई जाती मेरिट लिस्ट। अब मेरिट लिस्ट में जब हमारे अच्छे मार्क्स होते हैं तो हम एकेडमी जाते हैं। जब हम नेशनल डिफेंस एकेडमी जाते हैं तो सबसे पहले दिन हमारा डॉक्यूमेंटेशन होता है, फिर उसके बाद है तो हमारा मिलिट्री क्रू कट करा दिया जाता है कि आप सभी लोगों की एक ही प्रकार की हेयर कट होगी, और फिर उससे एक सिमिलैरिटी, आप उत्तर पूर्वी भारत से हो, आप उत्तरी भारत से हो, आप दक्षिणी भारत से हो, आप मध्य भारत से हो, या पश्चिमी भारत से हो, आप देश के किसी भी इलाके से हो, जो सिंक्रोनाइजेशन, जो डिसिप्लिन, जो सिमिलैरिटीज आपके एटीट्यूड के अंदर दिखाई देगी डे वन से जब आपकी कटिंग होगी, वो एक अलग ही, मैं बोलूं ना, एक अलग ही वाइब होती है हर इंसान के लिए कि यार सर मजा आ गया। कुछ मैं ये आपको ऐसे बता पा रहा हूं क्योंकि कुछ बच्चे ऐसे हैं जो कि ऑलरेडी एकेडमी के अंदर हैं, और जो बच्चे एकेडमी के अंदर हैं उनसे बातचीत होती है तो वो इस तरह की चीजें बताते हैं। सर नेटवर्क प्रॉब्लम प्लीज सोल्व। यूट्यूब पे चल रही थी, आप भाई नहीं पढ़ना, अपने घर बैठो यार, आराम से शाम में घूमो फिरो। कहां लेग हो रही, जब आपके सामने चालू करके बताया ना मैंने। यार सच में यार, लिटरली वो बात ही नहीं रही शिक्षा की जो कभी पहले पढ़ाने का एक दौर था। क्या क्या मस्ती चाहिए भाई, क्या चाहिए। सभी कुछ बढ़िया है भाई, सभी कुछ सही है। यार पूरा इतना क्लियर, इतना शानदार आवाज आ रही थी मोबाइल के अंदर। नेट सही करो, वॉइस नोट विजिबल, ये कमेंट कर रहा हूं, हा 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 करके हंसना इसकी कमेंट पे। अबे गधे अपना मुंह देख सुअर। चलो, तो इंट्रोडक्शन, हमें पहले रिटन एग्जाम निकालना होता है, रिटन के बाद एसएसबी। जब हम रिटन एग्जाम क्वालिफाई, जैसे आप लोगों ने यूपीएससी की एग्जाम का देखा है, यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जाम का, तो हमें वहां क्या पता चलता है कि हम जब रिटन निकाल लेते हैं यानी प्रीलिम निकाल लेते हैं तो हमारा मेंस होता है। यहां ऐसा नहीं है, प्रीलिम इज नॉट मेकिंग यू एलिजिबल फॉर द मेंस, बट ये जो रिटर्न है इसका नंबर आपका आखिरी तक जुड़ेगा। इसलिए मैं ये बोल रहा हूं कि आपका एक एक शब्द रिटर्न का आपको अंत तक इस मेरिट लिस्ट तक काम आएगा, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। वो बता, मैं इतने लोगों को जानता हूं बेटा, इतने लोगों को जानता हूं, एक आध दो के नाम बताता हूं, फॉर एग्जाम्पल उदय, अभय,
अबे मित्तल, ये कुछ ऐसे स्टूडेंट्स थे जिन लोगों का रिटर्न निकला, जिनका एसएसबी निकला, जिनका मेडिकल निकला और फाइनल मेरिट लिस्ट में नाम नहीं था। पता क्यों? क्योंकि रिटर्न में अच्छे मार्क्स नहीं थे। हाँ बेटा, गर्ल्स के भी हेयर कटते हैं, गर्ल्स बॉयज सभी के हेयर कटते हैं, एक सिमिलैरिटी होती है। ओके, ठीक है। मैं करता हूं चेक, है ना, मैं करता हूं। बहुत सीरियस प्रॉब्लम है, मेरे को भी लग रहा है नहीं चल रही वो क्लास। ये कोई और ही है जो बोल रहा है। चलो, अभी ठीक हुआ। पहली क्लास थी यार, लिटरली फर्स्ट क्लास थी ये। चलो, तो हम क्या बात कर रहे थे? रिटर्न एग्जाम की। तो रिटर्न एग्जाम जो था हमारा, ये होता है आपका 900 नंबर का। एसएसबी ये भी आपका 900 नंबर का होता है, और कंबाइनली आपके नंबर जोड़ करके मेरिट निकाली जाती है कि हां हम एलिजिबल है या नहीं। अब जैसे रिटर्न एग्जाम है, रिटर्न एग्जाम आपकी दो पार्ट में तोड़ी जाती है। एक होता आपका जीएटी और दूसरा होता आपका मैथ्स। अब जीएटी अकेला 600 नंबर का होता है और मैथ्स अकेला 300 नंबर का होता है। दोनों जोड़ोगे 900 नंबर बन जाएंगे। अब इस जीएटी के अंदर आता है ज्योग्राफी, जिसे मैं आज आपको पढ़ा रहा हूं।
जो आज आपको पढ़ा रहा हूं दैट इज यहां पर। तो ज्योग्राफी आपको मिलेंगे बेटा 25 क्वेश्चन। हमें ज्योग्राफी के 25 क्वेश्चन एग्जाम में मिलते। एक क्वेश्चन हमारा रहता है 4 मार्क्स का, तो 25 हो गए। सौ नंबर के। तो आप आवाज आए मेरी, आवाज ना आए मेरी, ये 100 नंबर का ही आएगा। तुम्हें पढ़ना हो, तुम्हें ना पढ़ना हो, जो तुम्हारा मन करे, ज्योग्राफी आपको 100 मार्क्स का मिलेगा और मैं उसे डिटेल में पढ़ाऊंगा, ये मेरा वादा है। आपका जो भी होगा, आपको नहीं भी पढ़ना होगा तो क्योंकि आप स्टूडेंट होते तो देश आपको माफ कर देता है, हमको माफ नहीं करता। हमारी सिर्फ दिक्कतें देखी जाती है कि कहां क्या गलती। तो ये 100 मार्क्स का मैं डिटेल में आपको पढ़ाऊंगा। आप, इट्स ऑल अप टू यू। यू वॉन्ट टू स्टडी विथ मी, यू कैन। इफ यू डोंट वॉन्ट टू स्टडी विथ मी, सो तो भी आपका वेलकम है। इट्स ऑल अप टू यू। ओके, तो मैं यहां से शुरू कर रहा हूं आज। चलिए, समरी में आज मैं आपको बताऊंगा इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन को देखेंगे हम, ठीक है। जो ज्योग्राफी कितने मार्क्स का आता प्लीज बता दो। अर्पण अधिकारी, जियोग्राफी 100 नंबर का आता है। ये यहां आपको नहीं दिखा होगा बेटा, ये तो ये दिखा। अब ज्योग्राफी 100 नंबर का आता है, अब दिखा। अभी नोट्स में बताऊंगा आपको, नोट्स बनाना भी, ठीक है, सारी चीज बताऊंगा। पहले ये जान लो कि हमारा सब्जेक्ट कितने मार्क्स का है। ओके, इज इट ओके। डीपीपी आपको ऐप के ऊपर मिलेगी, जो आपका जहां आप क्लास देखते हो उसी के पास में आपको डीपीपी मिलेगी। ओके, चलिए भाई, तो ठीक है। सर स्पैम कर रहे हैं, ठीक है ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। मैं यूट्यूब को अभी यहां पे हटा देता हूं, आराम से। आप लोगों को दिखाई दे रहा हूं मैं प्रॉपर। यूट्यूब पे क्लास किसी वजह से नहीं चल रही, बच्चा बोल रहे, तो फिर अब वहां पे उसको बंद करवा देंगे। आप लोगों को विजिबल है, जिनको विजिबल है वो देखते हैं। ज्योग्राफी के बेटा 25 क्वेश्चन आते हैं, 25 क्वेश्चन आते हैं। एक क्वेश्चन 4 नंबर का रहता है, तो 25 इंटू 4 100 होता है, ये हमेशा याद रखना। ओके, 25 इंटू 4 आपको 100 मिलेगा। चलिए, तो अब स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज ज्योग्राफी, ये क्या होता है, इसको डीप और डिटेल में जानते हैं। देखो, ज्योग्राफी 2 शब्दों से मिलकर के बना होता है, ध्यान से सुनिएगा। ज्योग्राफी मेड ऑफ 2 वर्ड्स, जियो एंड ग्राफी, 2 शब्दों से मिलकर के बना है। तो ज्योग्राफी इज द स्टडी ऑफ अर्थ सरफेस, धरती की सतह की स्टडी ज्योग्राफी कहलाती है। अर्थ सरफेस पर जितने भी चेंजेस आते हैं ना, कहीं पहाड़ बने, कहीं पठार बने, कहीं मैदान बने, कहीं नदियां बह रही है, तो कहीं ज्वालामुखी फट रही है, तो कहीं भूकंप आ रहा है, इन सारी चीजों की, इन सारे फिजिकल फिनोमिना की स्टडी को हम ज्योग्राफी बोलते हैं। तो ज्योग्राफी इज द स्टडी ऑफ अर्थ सरफेस, इट्स फीचर। उस पर कौन कौन से फीचर है, जैसे कि मैंने आपको बताया, पठार, पहाड़, मैदान, घाटी, इनकी स्टडी। इनहेबिटेंट्स, इनहेबिटेंट्स मतलब आप और हम, हमारा जो इंटरेक्शन होता ना इन्वायरमेंट से, कैसे इंटरेक्शन होता सर जी, मैं आपको बताता हूं। जैसे अगर आप हिमालय में रहते तो आपकी आंख कैसे होती, आप ऐसे होते। जब हिमालय पे हम ज्यादा पहाड़ों पर रहते तो हमारी आंखें ऐसी हो जाती। अगर हम डेजर्ट में रहते तो सफेद रंग का वस्त्र धारण करते, ताकि धूप में रिफ्लेक्ट बैक हो जाए, वो गर्मी ना लगे। ये करते हम, यही होता ना। तो ज्योग्राफी हमारा रहना, हमारा बोलना, खाना पीना, पहनना ओढ़ना, सब कुछ डिटरमाइन करता है। तो ज्योग्राफी इज द स्टडी ऑफ अर्थ सरफेस, अर्थ सरफेस पर बने फीचर, और फीचर के साथ साथ इनहेबिटेंट्स। इनहेबिटेंट्स का मतलब होता है वहां पर रहने वाले लोग, उन सभी की स्टडी ज्योग्राफी कहलाती है। एंड इंटरेक्शन बिटवीन ह्यूमन एंड देयर एनवायरमेंट, ये भी बहुत जरूरी है। देखो, मजाक मत बनाओ सर मैं पहाड़ों से हूं, ये मजाक नहीं है। ये आपको बताया जा रहा है बेटा कि हमको ऐसे दिखेगा। अरे ये क्या बुरा इसमें यार, ये तो हमारा जियोग्राफिकल आइडेंटिटी है कि हमारा ऐसा बनेगा। ऐसा मत समझो, अगर बुरा लगे आपको तो इट्स ओके, बट
मैंने मजाक नहीं उड़ाया, ये मेरा था। हाँ, तो ज्योग्राफी में क्या हम ह्यूमन और इन्वायरमेंट के बीच में क्या क्या इंटरेक्शंस होते हैं उस इंटरेक्शन को जानेंगे। इंटरेक्शन कैसा हुआ, मैंने आपको बता दिया कि हर इंसान डिटरमाइन करता है कि वो जिस इलाके में रहता है वहां क्या खाता पीता पहनता उड़ता है। जैसे आप राजस्थान में रहते हो तो राजस्थान का मैं फूड बताता हूं। राजस्थान में आपको बाजरे की रोटी, मक्का की रोटी, ज्वार की रोटी मिलेगी। बाजरे का सोगरा, मक्के दी रोटी, सरसों दा साग। पंजाब, पता क्यों? क्योंकि ये इलाका होता सूखा, और सूखे इलाके में मोटे दाने का अनाज पाया जाता है। जब मोटे दाने का अनाज पाया जाएगा तो खेती, जो जो मोटे दाने का अनाज होगा उसी को हम एडिबल फॉर्म में यूज करेंगे ना भाई। हम यूज क्या उसी को करेंगे ना जो मोटे दाने का होगा। बस, तो यही हमारे वहां पर आएगा। आई बात समझ में? जैसे मैं हूं, आई एम एडिक्टेड टू टी। मैं चाय का शौकीन हूं, बहुत ज्यादा। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि जैसे अभी इतना ज्यादा परेशान हो गया था, आप लोग जब बोल रहे थे ये नहीं चल रहा वो नहीं चल रहा, मैंने सोचा थोड़ा चाय पीते और इनसे बात करते हैं। सर ज्योग्राफी के लिए कौन सी बुक सही रहेगी? तो ज्योग्राफी के लिए वेरी सिंपल, आपके पास 11th क्लास की एनसीईआरटी आप लोग के पास है? नहीं है? एक काम करना, जो ग्रुप है ना, आप इंस्टाग्राम टेलीग्राम वाले ग्रुप पर हो, ज्योग्राफी बाय राहुल सर, टेलीग्राम पे सर्च करना। ज्योग्राफी बाय राहुल सर, जब आप टेलीग्राम पे सर्च करोगे तो वहां पर आपको ग्रुप मिलेगा। उस ग्रुप के अंदर मैं इस किताब की एनसीईआरटी की आज पीडीएफ भेज दूंगा। ओके, तो वहां पर आपको मिल जाएगा। ठीक है, चलिए। तो हमने ज्योग्राफी में क्या देखा? ज्योग्राफी इज द स्टडी ऑफ अर्थ सरफेस, रिलीफ फीचर, इनहेबिटेंट्स एंड द इंटरेक्शन ऑफ इनहेबिटेंट्स विद इन्वायरमेंट। उन लोगों की इन्वायरमेंट के साथ क्या इंटरेक्शन रहती है, ये हमें यहां पर ज्योग्राफी में मिलता है। द टर्म ज्योग्राफी वॉज कोइन्ड बाय अ ग्रीक स्कॉलर। ये बा साहब आपको दिख रहे? ये दादाजी दिखे बेटा? दादू? तो ये जो दादाजी है, इन दादाजी ने दो ग्रीक भाषा के शब्दों को जोड़ा था। आपने नाम सुना होगा ना, ग्रीक भाषा, लैटिन भाषा। ये एंशिएंट लैंग्वेज थी जिनको, जिनसे नए नए शब्दों का उच्चारण शुरू हुआ था, नए नए शब्दों की सर्चिंग शुरू हुई थी और वहीं से नए नए शब्दों को नाम दिया गया था। तो ग्रीक भाषा के दो शब्द लिए थे इन्होंने। ग्रीक के कौन कौन से? एक शब्द लिया था जियो, जिसका मतलब था द अर्थ, और दूसरा शब्द लिया था ग्राफियन, जिसका मतलब था डिस्क्रिप्शन। तो धरती का डिस्क्रिप्शन, द डिस्क्रिप्शन ऑफ अर्थ इज नोन एज जियोग्राफी। और ये किसने कोइन किया था? तो 3 बीसी में कोइन किया था ग्रीक स्कॉलर ने, ग्रीक के एक पढ़े लिखे आदमी ने, जिसका नाम था एरेटोस्थेनिस। तो इनको हम फादर ऑफ जियोग्राफी कहते हैं। आई बात समझ में? ज्योग्राफी अंकल नहीं, ज्योग्राफी दादू। आया? क्लियर हुआ? सर मैं भी टी की शौकीन हूं। हाँ बेटा, बनाओ और पियो। चलो, बहुत सिंपल वर्ड में मैंने आपको क्या बताया कि दो शब्दों को जोड़ा गया था ग्रीक भाषा के, एक का नाम था जियो और दूसरा ग्राफियन। जब दोनों को जोड़ा था तो डिस्क्रिप्शन ऑफ द अर्थ जैसा वर्ड जोड़ा था। और ये क्वेश्चन हमसे सीडीएस ने पूछा है 2020। देखो, सीडीएस में यहां से क्वेश्चन उठ गया कि ये जियोग्राफी वर्ड किसने कॉइन किया था? तो दादू ने किया था। वहां पर दादू नहीं लिखना, वहां दादू का नाम लिखना, और नाम क्या है उनका? एरेटोस्थेनिस। आई समझ में? चलिए अब देखते हैं, द लिटरल सेंस ऑफ ज्योग्राफी इज डिस्क्रिप्शन ऑफ द अर्थ। बस, जब ज्योग्राफी का एक आम मतलब जानने की कोशिश करोगे तो मतलब निकल के आएगा ज्योग्राफी का डिस्क्रिप्शन, इस धरती का डिस्क्रिप्शन, उसी को हम ज्योग्राफी बोलते हैं। अब द डेवलपमेंट ऑफ ज्योग्राफी कैन बी समराइज इन 3 फेसेस। 3 दौर थे जब ज्योग्राफी का विकास हुआ था बेटा। 3 दौर थे जब भूगोल का विकास हुआ था। वो कौन कौन से 3 दौर थे? सबसे पहला दौर था ये वाला। सर आप थोड़ा फास्ट बोलते हैं, ओके, थोड़ा धीरे करते हैं। तो
यहां पर सबसे पहला दौर जब भूगोल के डेवलपमेंट की शुरुआत हुई थी वो था 1400 से 1800। 1400 1490 के समथिंग इंडिया के अंदर एक पोर्चुगीज ट्रेवलर आया था, उसका नाम था वास्को डिगामा। किस बहाने से आया था कि मुझे व्यापार करना है, मुझे दुकान खोलना है, किराए से दोगे क्या? मुझे दुकान खोलना है, जगह किराए से दोगे क्या? मुझे व्यापार करना है, आपके लोगों को मुझे व्यापार करने दोगे क्या? भारतीय लोग सीधे साधे लिबरल पीपल, ऐसा रहता है ना कि दूध का जला छाछ भी फूक फूक के पीता है। तो शुरुआती तौर में हम थे सीधे, हमारा मुंह नहीं जला था, तो हमने छाछ फूक के नहीं पिया। हमने वास्को डिगामा को बोला आइए आइए, वेलकम टू इंडिया, एंजॉय, दिस इज ऑल फॉर यू। वास्को डिगामा आया, एक के बाद एक एक करके ये ब्रिटिशर्स आते गए, ब्रिटिशर्स, पोर्चुगीज, फ्रांस, ये आते गए। इन लोगों ने इंडिया को अपनी कॉलोनी बना लिया रादर देन अ ट्रेड सेंटर। मतलब यहां पर ये व्यापार करना तो एक इनका हिस्सा था जो तो रहा ही रहा, बट साथ ही साथ इन्होंने व्यापार के साथ साथ इस इलाके की पॉलिटिकल पावर को भी अपने हाथ में ले लिया। ओके, चलिए, तो 1400 से 1800 का दौर ज्योग्राफी में कैसे शुरुआत हुई? ज्योग्राफी में इस दौर में बेटा मैप बनाए गए। मैप्स का निर्माण हुआ। जब उन लोगों को भारत आना था, उन लोगों को नॉर्थ अमेरिका जाना था, साउथ अमेरिका जाना था, तो उन लोगों को जरूरत पड़ी नक्शों की। ये नक्शे एक बेहतरीन ऐसी चीज होती है मेरी जान, जो आपको दुनिया में कहीं भी लेकर के चले जा सकते हैं। तो इन लोगों ने नक्शों की खोज करना शुरू किया। मतलब ऐसा बोला जाता है जितने भी फॉरेनर्स थे, ब्रिटिशर्स थे। अब आप देखोगे, आपने यूरोप देखा जी गुरुजी, देखा, बट मैं आपको दिखाता हूं, थोड़ा कम भरोसा इसलिए मैं आपको दिखाता हूं, कोई बुरी बात भी नहीं। ये यहां पर है यूरोप, ये। अब इसमें इतने छोटी छोटी कंट्रीज है ये, ठीक। हमारे भारत के कुछ जिले यूरोप की कुछ कंट्री से ज्यादा बड़े हैं। आप समझ रहे हो? हमारे देश के जिले उनकी कंट्रीज से बड़े। मतलब हमारे पास जमीन थी, ट्रॉपिकल क्लाइमेट था, मॉनसून की रेन थी, तो हर तरह से परिपक्व थे। इनके पास ना जमीन थी, ना ऐसा गर्म क्लाइमेट था, और ना ही मॉनसून की रेन थी। तो ये लोग आते थे दूसरे देश के अंदर और उन लोगों को बनाते थे गुलाम। पहले बनाते थे बेवकूफ, और बाद में बेवकूफ जब बन जाते थे तो बनाते थे गुलाम। तो उनको जरूरत पड़ी थी इस विश्व को नापने के लिए नक्शों की। तो जो 1400 से 1800 ईयर का दौर था ज्योग्राफी के अंदर, इस समय नक्शों की खोज हुई थी। और नक्शों की खोज हुई थी तो ये जो यूरोपियन लोग थे, ये ट्रिपल जी फॉर्मूले पर काम करते थे बेटा। ट्रिपल जी फॉर्मूला क्या? गोल्ड, गोल्ड एंड ग्लोरी। गोल्ड का मतलब होता था क्रिश्चियनिटी फैलाना है, जिस भी जगह जाएंगे वहां पर हमारे गोल्ड को फैलाना है। दूसरा होता था गोल्ड। गोल्ड का मतलब होता है कि जिस भी जगह हम जाएंगे वहां के प्रीशियस आइटम्स को निकाल फेंकेंगे। तो गोल्ड, गोल्ड एंड ग्लोरी, ठीक है। ये तीन चीजें उनको ऐसा लगा था कि जब हम गोल्ड फैला देंगे, गोल्ड खींच लाएंगे, तो पूरे यूरोप में हमारी ग्लोरी होगी। तो ये ट्रिपल जी फॉर्मूला पर काम करते थे 1400 से 1800 के दौर में। आई बात समझ में? हुआ क्लियर? पहला पॉइंट कि इस दौर में क्या हुआ था, आपको ये कुछ भी नोट नहीं करना। ग्लोरी का मतलब होता ख्याति। जब आप ये दो कार्य करेंगे तो आपकी पूरे यूरोप में ख्याति होगी, ऐसा कुछ, ठीक है। अभी आपको कुछ भी नोट नहीं करना, जहां से नोट्स बनाना होगा आई विल लेट यू नो कि नोट्स कैसे बनाना है। अभी सिर्फ आपको ये सुनना है, ओके। दूसरा आ जाएगा द पीरियड बिटवीन 1800 टू 1950, 1800 से 1950 का दौर। अब 1800 से 1950 के दौर के अंदर हमने शुरुआत की थी सिस्टमेटिक ज्योग्राफी प्लस
ह्यूमन ज्योग्राफी। इन दो चीजों की शुरुआत की थी। सर सिस्टमेटिक ज्योग्राफी क्या होता है? जहां हम रिलीफ फीचर्स, क्लाइमेट, वायु, हवा और पानी की स्टडी करते हैं, मतलब जियोमॉर्फोलॉजी, क्लाइमेटोलॉजी, ओशनोग्राफी, बायोजियोग्राफी, जब हम इनकी स्टडी करते हैं उसे सिस्टमेटिक ज्योग्राफी बोलते हैं। दूसरा ह्यूमन ज्योग्राफी। अब ह्यूमन ज्योग्राफी में पॉपुलेशन की स्टडी, एग्रीकल्चर की स्टडी, इंडस्ट्री की स्टडी, साथ ही साथ कल्चर की स्टडी, सेटलमेंट की स्टडी, ये आपका ह्यूमन ज्योग्राफी के अंदर आ जाएगा। तो सिस्टमेटिक ज्योग्राफी साथ ही साथ ह्यूमन ज्योग्राफी, इनकी शुरुआत की थी हमने कब? इन चीजों की शुरुआत की थी हमने 1800 से 1950 के दौर में। इस दौर के अंदर हमने इन दोनों चीजों की शुरुआत की थी। और फिर इसके बाद आ जाता पीरियड आफ्टर 1950s। और जब 1950 के अंदर, 1950 के बाद की बात है, 1950 के बाद, तो वहां पर क्या हमें दिखाई दिया था कि ज्योग्राफी में ऐड हो चुका था कंप्यूटर। कंप्यूटर मतलब यहां से हमने शुरुआत की थी जीपीएस, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम, जीआईएस, ग्लोबल इंफॉर्मेशन सिस्टम, इन चीजों की शुरुआत कर दी थी हमने। ओके? सर हेयर कट कंपलसरी होता है क्या? क्यों हम इस छोटे से पॉइंट के पीछे पड़ गए? हेयर कट इतना बड़ा फैसला बन गया। हम नेशनल डिफेंस एकेडमी जा रहे हैं और यहां वहां हम बालों के लिए लड़ेंगे कि हम हमें नहीं कटाना। आप ये तक बोल दोगे, मैं आपको बोल रहा हूं, मैं जो बोल रहा हूं ना, इसे याद रखना। उस समय आप ये बोल दोगे कि ता उम्र के लिए भी अगर तू मेरे बाल काट के मुझे नेशनल डिफेंस एकेडमी की एग्जाम देना चाह रहा ना, तो मुझे शौक से मंजूर है। वो दौर आने दो। आज तो क्या, आज तो भरोसा नहीं है ना खुद के ऊपर, निकलेगी नहीं निकलेगी, बस बैठे हुए हैं, कर रहे हैं काम। आज तो वो है। जब सीरियस होते जाओगे ना समय के साथ, तब आपको रियलाइज हो जाएगा कि नहीं भाई, मैं कुछ भी कर सकता हूं इस एग्जाम के लिए। और तभी आपकी कंसिस्टेंसी, आपका डिसिप्लिन, आपकी लगन दिखाई देगी। ओके? ओल्ड एनसीईआरटी नहीं करना। एक किताब है जिसका नाम है फंडामेंटल ऑफ फिजिकल जियोग्राफी, बस वही करना है। कट ऑफ मोर और लेस आपका 360 तक रहता है। नोट्स इसलिए नहीं बना सकते रीना विश्वकर्मा एंड एवरी वन ऑफ यू, जो भी मेरी आवाज सुन रहे हो, एक बात बोल रहा हूं, ये आपका इंट्रोडक्शन है। इंट्रोडक्शन सिर्फ हमें पता होना चाहिए। आप चाहो तो लिख सकते हो, चीजें इंपॉर्टेंट है कि आपके सब्जेक्ट की शुरुआत कैसे हुई, बट ये वो नहीं है जो हमें मतलब सिस्टमेटिक एक लिख लिख करके बैठ रहे यूनिवर्स की शुरुआत हो गई, नहीं। हाँ हाँ, सच में बाल काट देंगे बेटा लक्ष्मी, सच में हेयर कट होगा वहां पर। अरे तुम लोग को अच्छा लगेगा रे, कहां तुम इतना सोच रहे हो। चलिए आगे बढ़े। तो मैंने 3 फेसेस बताए ज्योग्राफी के। 1400 से 18 जहां पर मैप्स की शुरुआत हुई थी, 1800 से 1950 जहां पर सिस्टमेटिक ज्योग्राफी और ह्यूमन ज्योग्राफी की शुरुआत हुई थी, और इसके बाद आ जाएगा 1950 के बाद जब ज्योग्राफी में कंप्यूटर ऐड हो गया। और जब कंप्यूटर ऐड हो गया तो जीपीएस और जीआईएस की स्टडी करी थी। ओके, आगे बढ़ते हैं। अगला, ज्योग्राफी को स्टडी करने के कोई तरीके क्या होते हैं, कैसे हम ज्योग्राफी को स्टडी करते हैं, क्या क्या थीम होती है। यहां पर मैं भूगोल की थीम लिख रहा हूं आपके सामने। तो थीम होती है सबसे पहले लोकेशन। जिस भी जगह की आप पढ़ाई कर रहे हो उसकी एब्सोल्यूट लोकेशन, मतलब कि वहां के लेटीट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड, ये मैं आपको पढ़ाऊंगा और बहुत अच्छे से पढ़ाऊंगा। ओके, बहुत डीप और डिटेल में आपको पढ़ाऊंगा, बेफिक्र होकर के रहिए। तो वेयर समथिंग इज फाउंड ऑन अर्थ, लेटीट्यूड और लॉन्गिट्यूड, मतलब कि जैसे आप कोई सी भी चीज अपने मोबाइल में सर्च करते हो। फॉर एग्जाम्पल आपने सर्च कर लिया क्या बोलते हैं उसको, दिल्ली। जब हमने दिल्ली सर्च किया तो दिल्ली का एक कोऑर्डिनेट निकल के आएगा कि इतनी लेटीट्यूड इतनी लॉन्गिट्यूड, इनके बीच में दिल्ली बना हुआ है। तो लेटीट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड के सापेक्ष में हमें लोकेशन पता चलती है। दूसरा आ जाएगा प्लेस। तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्लेस एंड लोकेशन सर?
प्लेस और लोकेशन में ये डिफरेंस है कि प्लेस आपके फिजिकल एंड ह्यूमन कैरेक्टरिस्टिक को बताएगा लोकेशन की। लोकेशन क्या आ गई, लोकेशन कोऑर्डिनेट के हिसाब से मेरी दिल्ली निकल गई। ये क्या बताएगा, फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक कि वो अरावली माउंटेन के पास है। ये क्या बताएगा कि वो अरावली माउंटेन के पास है। दिल्ली जो है नॉर्दर्न प्लेन्स का हिस्सा है, तो ये प्लेस बताएगी। प्लेस क्या बताती है, उस जगह के क्वालिटी, उस जगह की कैरेक्टरिस्टिक, वहां के लोगों की और वहां के फिजिकल फीचर्स की। तो प्लेस और लोकेशन में अंतर समझ में आया। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्लेस एंड लोकेशन इन ज्योग्राफी। लोकेशन का मतलब होता है किसी भी जगह के कोऑर्डिनेट्स, ये या ये या ये, किसी भी जगह के, दैट इज नोन एज लोकेशन। एंड प्लेस उन कोऑर्डिनेट्स पर रहने वाले फिजिकल फीचर्स और ह्यूमन की स्टडी, दैट इज नोन एज प्लेस। आई बात समझ में। आया समझ में। लेटीट्यूड, लॉन्गिट्यूड और प्लेस में अंतर समझ में आया। ऑल्टीट्यूड नहीं, वो टोपोग्राफी में आ जाता फिर वंशी का। कोऑर्डिनेट्स होते बेटा ये लाइन जो है ना, जैसे आपने मैप वो देखा ना ग्राफ, उस पे एक्स एक्सिस वाई एक्सिस होते हैं, बस एग्जैक्टली सेम पूरी धरती एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में बटी हुई है, और इन्हीं की हेल्प से हमें समझ में आता है। आदर्श क्लियर हुआ। अगेन बताऊं फिर से समझ लो। देखो, लोकेशन का मतलब होता है किसी भी जगह की लेटीट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड, उसे लोकेशन बोलते हैं। मैं आपको बताता हूं, देखो, हाथ कंगन आरसी क्या और पढ़े लिखे को फारसी क्या, लगाते हैं हम गूगल अर्थ प्रो। ये देखो, अब जैसे मैं तो लॉस एंजलिस घूम रहा था कल, तो वहां का बता रहा, हम इंडिया का निकालते। सपोज करो यहां सर्च करते, देखो मैंने सर्च किया, क्या क्या सर्च करना आपको बताओ। तुम्हारा गांव सर्च कर दूं, चलो तुम्हारा गांव सर्च कर देते, अपन बिहार लिखते हैं, बिहार से ज्यादा बच्चे होंगे। अब ये लिखा बिहार, ये निकल के आया हमारे पास। ये देखो, अरे भाई कोऑर्डिनेट्स बता दे। हम्म, जब बिहार मैंने सर्च किया तो यहां पर आपको ये लाइन दिख रही है, 85 डिग्री ईस्ट, 26 डिग्री नॉर्थ। तो ये जो लाइन है ना, ये इन लाइन को बोलते कोऑर्डिनेट्स। पूरी धरती पर बनी हुई है ये, पूरी धरती पर ये, दीज आर नोन एज कोऑर्डिनेट्स। ओके, अब समझ में आया। हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइन ये बताते हैं लोकेशन एग्जैक्ट। वहां पर लिखा था ना एब्सोल्यूट और रिलेटिव, ये एब्सोल्यूट एंड रिलेटिव, ये किसके हिसाब से पता चलता है, लेटीट्यूड और लॉन्गिट्यूड के हिसाब से। तो पहले तो हमने क्या किया, बिहार पहुंच गए, तो ये तो हो गई लोकेशन। दूसरा आ जाएगा प्लेस, तो बिहार के अंदर पहली चीज फिजिकल फीचर में मां गंगा का पानी है। ये फिजिकल फीचर है कि बिहार एक उत्तर का मैदान है जिसे गंगा ने अपनी मिट्टियों से तरासा है, अपनी लहरों से तरासा है। तो ये हुआ इसका फिजिकल। ह्यूमन इंटरेक्शन क्या हुआ कि हमारे पूरे भारतवर्ष में, जो कि दुनिया का सबसे ज्यादा पॉपुलेशन वाला देश है, उसका मोस्ट डेंसली पॉपुलेटेड स्टेट बिहार है, ये उसका ह्यूमन इंटरेक्शन हो गया। तो लोकेशन समझ में आई। लोकेशन और कोऑर्डिनेट्स में क्या अंतर है, क्लियर हुआ। हाँ, दीस लाइन आर इमेजिनरी लाइन। आयुष, ये हमारे घर के ऊपर से नहीं निकलती, पट्टी पोत दी किसी ने, ये इमेजिनरी लाइन है बेटा। फिर आ जाता रीजन, एरिया डिफाइंड बाय सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक। अब क्या होता है, यहां पर मैंने एक छोटा सा एरिया नहीं लिया, यहां पर मैंने पूरा बिहार या पूरा इंडिया एक रीजन माना। तो रीजन मतलब एक लार्ज लेवल पर जिस एरिया को मैं बताऊं वो रीजन हो जाता। देखो, प्लेस, लोकेशन, प्लेस और रीजन में कितना अंतर निकल रहा। लोकेशन एक जगह के कोऑर्डिनेट, प्लेस उस जगह के फिजिकल फीचर्स, और रीजन क्या हुआ, इस तरह की सारी जगह को जोड़ लिया और फिर मिलके एक जो इलाका बना, दैट इज नोन एज रीजन। इस तरह का सारा, जैसे कि उत्तर का मैदान, अब बिहार, उत्तर प्रदेश, वेस्ट बंगाल, झारखंड, राजस्थान, मध्य प्रदेश, इस पूरे इलाके में मिट्टी है, इस पूरे इलाके में गंगा जी का पानी जमा हुआ है, वो मिट्टी है, उत्तर के मैदान है। तो ये पूरा पूरा आपका एक रीजन आ जाएगा, दैट इज नॉर्दर्न प्लेन्स ऑफ इंडिया।
तो रीजन ऐसे हुआ। फिर आ जाता स्केल। स्केल के अंदर ज्योग्राफी में बताया जाता लेवल। आप लोकल पर देख रहे हो, आप एक रीजनल लेवल पर देख रहे हो, आप नेशनल लेवल पर देख रहे हो, या फिर आप ग्लोबल लेवल पर देख रहे हो। ये स्केल पता चलती ज्योग्राफी में। फिर आता इंटरेक्शन, कि इंसान का इंटरेक्शन कैसा है उस जगह पर। तो हाउ ह्यूमन इंटरेक्ट विद इन्वायरमेंट, ये भी भूगोल आपकी थीम बताती है। फिर जैसे कि मैं आपको, हम पढ़ेंगे ना, जब हम पॉपुलेशन पढ़ेंगे, जब हम ट्रांसपोर्ट पढ़ेंगे, जब हम सोइल पढ़ेंगे, जब हम एग्रीकल्चर पढ़ेंगे, जब हम नेचुरल वेजिटेशन पढ़ेंगे, तो हमको यही समझ में आ जाएगा कि किस प्रकार से ज्योग्राफी उस पर्टिकुलर इलाके की शेप करती है वहां की ह्यूमन पॉपुलेशन को। तो ये इंटरेक्शन बताता है। फिर आ जाता मूवमेंट। मूवमेंट क्या बताता? माइग्रेशन। अगर कोई चीज मेरे सहूलियत की नहीं है तो मुझे मूवमेंट ही करना पड़ेगा ना। फॉर एग्जाम्पल, मैं गांव में रहता हूं, सपोज करो मैं गांव में रहता हूं। अब मैं रोज सुबह देख रहा हूं कि जैसे मैं 7 बजे 8 बजे उठता हूं, मेरे पिताजी खेत से आ जाते और उनको देख देख करके मैं होता हूं परेशान। वो ताने मारते, वो व्यंग कसते मेरे ऊपर। पूरा जंगल का कचरा तो घर में पटक रखा, वो भी बिस्तर पे, यानी मैं। तो मेरे लिए वो क्या हो गया? एक पुश फैक्टर हो गया कि बस यार यहां से माइग्रेट करना कैसे करके। ये पुश फैक्टर हो गया। वो जगह मुझे परेशान कर रही है, वो मेरे लिए ठीक नहीं है। वहां पर लोग मुझे रोज नोच रहे हैं। दूसरा, मैंने देखा अगर मैं शहर में चला जाता हूं तो शहर में मैं 10 बजे तक सो सकता हूं। अगर मैं 10 बजे सोऊंगा तो वहां कोई जगाने वाला नहीं। समझ नहीं आएगा कि वो मेरे लिए लोनलीनेस है या फिर मेरे लिए फ्रीडम है। वो दोनों ही एक चीज है जाएगी ना, क्योंकि वो है ही नहीं। बट वो मेरे लिए पुल फैक्टर है। पुल फैक्टर क्या कर रहा है? मुझे खींच रहा है। पुल फैक्टर खींच रहा है और पुश फैक्टर धका रहा है। तो ये मूवमेंट बताता माइग्रेशन। माइग्रेशन के बाद आएगा ट्रेड। यही तो ट्रेड है। ये किताब है, बहुत प्यारी किताब है मेरे पास। अभी तो मैं आपको रिकमेंड नहीं करूंगा, बट कभी लगे तो जरूर पढ़िएगा। द प्रिजनर्स ऑफ ज्योग्राफी, बहुत अच्छी बुक है। इसके अंदर उन्होंने जियोपॉलिटिक्स बताया। उन्होंने बताया कैसे हम ज्योग्राफी के थ्रू बंधे हुए। मतलब उन्होंने इतनी आसानी से बताया कि हम किस तरह से ज्योग्राफी में बंधे हुए, कि एक छोटी छोटी लाइन खींच दी है, उसमें एक अपने आप को रशिया बोलता है और एक अपने आप को यूक्रेन बोलता है, और दोनों तीर चला रहे, और ज्योग्राफी ऊपर देख के दोनों को हंस रही है। मतलब एक आदमी है जो घर बना रहा है और ज्योग्राफी से ऊपर से देख के हंस रही है कि कल तेरे घर में कोई और रहेगा। मतलब यू ऑल आर प्रिजनर्स ऑफ ज्योग्राफी। तुम बंधे हुए हो। तुम सिर्फ वही कर सकते हो जितना कि तुमको छोड़ा गया है। इसके अलावा 1 इंच भी तुम ज्यादा नहीं सोच सकते। तो ऐसा बताया गया। तो यहां पर ट्रेड, हम कैसे ट्रेड करते हैं, हमारे ट्रेड के रास्ते। कोई कंट्री को हम फ्रेंडली कंट्री बोलते, किसी कंट्री को हम एलियन कंट्री बोलते, उनसे हम ट्रेड नहीं करते। तो ये आपको ज्योग्राफी बताएगा कि आपको किसके साथ करना और क्या ट्रेड करना है। इसके बाद ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन मतलब अगर कहां कैसा ट्रांसपोर्ट डेवलप होगा, वो भी आपको भूगोल बताएगा। आपको ज्योग्राफी बताएगा कि आप पहाड़ों में ये नहीं कर सकते तो आप नहीं कर सकते। आपको रोड ट्रांसपोर्ट के साथ या फिर आपको पैदल ही चढ़ना पड़ेगा खच्चर के थ्रू, या फिर ऐसे हम नहीं जा सकते। तो ट्रांसपोर्ट एंड पीपल एंड गुड्स, ट्रांसपोर्ट ऑफ पीपल एंड गुड, लोगों को एक जगह से दूसरी जगह और गुड्स को लेकर के जाना, ये सब ज्योग्राफी डिटरमाइन करती है। तो ये थीम हुई ज्योग्राफी की। लोकेशन, प्लेस, रीजन, स्केल, इंटरेक्शन एंड मूवमेंट। फिर से बता देता हूं। सबसे पहला लोकेशन। लोकेशन बताएगा जिस भी जगह को पता कर रहे हो वहां के कोऑर्डिनेट्स, वहां के लेटीट्यूड, वहां के लॉन्गिट्यूड। प्लेस बताएगा उस पर्टिकुलर जगह के फिजिकल फीचर्स। वहां पहाड़ है, वहां पठार है, वहां मैदान है, वहां खाइयां है, या फिर वहां झरने हैं। फिर आ जाता एरिया। इस तरह की सारी सिमिलर चीजों को जोड़ करके एक एरिया बनाया गया। जैसे कि बिहार, उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, हमें पता चला सब जगह एक प्रकार की एलुवियल जलोढ़ मिट्टी है, तो इन सभी को हमने उत्तर के मैदान कहा। तो ये एक रीजन हुआ। स्केल, स्केल आपको बताती आप भूगोल छोटे स्तर पे पढ़ रहे हो, थोड़े से बड़े स्तर पर, आप नेशनल लेवल पर, आप ग्लोबल लेवल पर, या फिर आप कॉस्मोलॉजी की स्टडी कर रहे हो यूनिवर्स की, एवरीथिंग इसी के अंदर आएगा। फिर इंटरेक्शन, हमारा एज ए ह्यूमन बींग व्हाट वी हैड इंटरेक्शन विद द इन्वायरमेंट, हम कैसे इन्वायरमेंट के साथ इंटरेक्ट करते हैं, हमारा क्या तरीका होता है, वो आ जाएगा यहां पर। एंड मूवमेंट, मूवमेंट में माइग्रेशन, ट्रेड, ट्रांसपोर्ट, पीपल एंड गुड्स। आई बात समझ में बेटा? बताओ। अच्छा, ये तो चल नहीं सकता ना, यूट्यूब का तो चलेगा ना? बताइए। जो मैंने बताया आपको आया समझ में? बहुत धीरे धीरे बता रहा हूं बेटा। आज आपको कुछ भी नोट नहीं करना, आपको सिर्फ जानना है कि तरीका क्या होता है किसी भी चीज को पढ़ने का।
महिमा शर्मा, मेरे उसकी आवाज इतनी ही है बेटा। डाउट तो क्लियर कीजिए। लेटीट्यूड लॉन्गिट्यूड बच्चा, अभी ना आप लेटीट्यूड लॉन्गिट्यूड का जो डाउट है ना उसको थोड़ा होल्ड कर लो, बिकॉज मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा लेटीट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड के लेक्चर में। ये तो इंट्रोडक्शन है यार। सर कल्चर किसके अंदर आता? कल्चर के अंदर लोग, तो आपका कल्चर ही अपने आप में एक टॉपिक हो जाता, और आपका कल्चर का डिटर्मिनेशन वो ज्योग्राफी के अंदर आता है। ओके, कोई बात नहीं। इतना परेशान मैं आज तक मेरे 3 साल के करियर में नहीं हुआ किसी को पढ़ाने के लिए। कभी पोल नहीं चल रहा, कभी आवाज नहीं आ रही, कभी सब कुछ सही चल रहा तो कोई यूं ही मजाक ले रहा। मतलब इतना एक बहुत मुश्किल काम होता भाई एक टीचर का। तुमको बहुत लिटरली मैं बोल रहा हूं, बहुत मुश्किल काम होता है एक टीचर का। पता क्यों बेटा? क्योंकि इतने अजीब अजीब प्रकार के बच्चे होते हैं, कुछ तो भी बोलते हैं। एक आधे घंटे से एक ही चीज के पीछे पड़ा हुआ है, प्लीज टीच इन इंग्लिश। एट द मीन टाइम एक आधे घंटे से इसी चीज के पीछे पड़ा, प्लीज टीच इन हिंदी। जबकि दोनों को समझ में आ रहा है, दोनों बेफिक्र होकर के समझ रहे। जब बैच लॉन्च किया था, जब एक्सप्लेन किया था, उस समय आपके सारे टीचर्स जितने भी थे, मेरे हाथ में माइक था, और मैंने चीख चीख करके ये बात बोली थी कि जैसे आपको बैच का लॉन्च एक्सप्लेन कर रहे हैं बेटा, कि पीछे की स्लाइड इंग्लिश में दिखाई दे रही और आपका टीचर हिंदी में बोल रहा है, बस यही तरीका आपका आखिरी तक रहेगा। हम उस चीज को ऐसा बना लिए यार, मैं बताऊं, मेरी आज ही के दिन की ये तीसरी क्लास है बेटा, आज ही के दिन की। मुझे पता है आप लोग, इजी होता आप लोगों के लिए, बट एक प्लीज एक्सप्लेन इन इंग्लिश। ये मनु मनु नहीं हो पाएगा बेटा, सॉरी यार, नहीं आती मुझे। जितनी आती उतना मैं बोल देता हूँ। उस अब इस पे लिख दीजिए मेरे ऊपर कुछ, मुझे जितनी आती ना उतना मैं बोल देता हूं। अब क्योंकि मैं आपका डाउट तो क्लियर कर नहीं सकता, तो अब आप मेरे ऊपर लिखिए क्या कहना है आपको। चलो, बुक फॉर ज्योग्राफी अभी नहीं बेटा, सुनो मेरी बात। किताबें पढ़ना, किताबों से नोट्स बनाना, ये सब मेरा काम है। आपका काम है जो नोट्स में आपको दूं, बस उन नोट्स को पढ़ना, अच्छे से उन नोट्स को पढ़ना। बस इससे ज्यादा आपसे कुछ नहीं माना जाता। कुछ नहीं पिया भाई, वो चाय जो है ना वैसे की वैसे ठंडी रखी हो, ठीक है। चलो बेटा आगे बढ़ते हैं। अब एक ज्योग्राफर थे हमारी धरती के फादर। ज्योग्राफी के फादर किसे बोलते, प्लीज 1 मिनट के लिए बताइए। हु इज द फादर ऑफ ज्योग्राफी? 1 मिनट के लिए मेरा ये पॉइंट क्लियर कीजिए, फिर मैं आपको उनके बारे में कुछ बातें बताऊंगा। क्लियर कीजिए, हु इज द फादर ऑफ ज्योग्राफी? हु इज द फादर ऑफ ज्योग्राफी? अबे यार, एक तुम्हारी क्लास का बच्चा है जो अभी राइट नाउ क्लास के अंदर है, अभी क्लास में बैठे, उनका मैसेज आया, बोले सर आवाज आवाज सही आ रही है, लोग आपको बेवकूफ बना रहे। और कितनी तारीख लिखा है ये? 5 तारीख के, 5 मई के दिन मेरी बहन की शादी, आप जरूर आना, आवाज आवाज सब सही आ रही है, आप तो दीदी की शादी में आना और पढ़ाओ। क्या बेहतरीन लोग हो यार तुम लोग। वो वो मैसेज कर रहा है कि सर सब सही है, आवाज आवाज, ये लोग बेवकूफ बना रहे हो, 5 तारीख को दीदी की शादी आना है। हाँ, तो ये आपने जो बोला कि एरेटोस्थेनिस है, एरेटोस्थेनिस इज कंसिडर्ड एज ए फादर ऑफ ज्योग्राफी, पता क्यों? बिकॉज एरेटोस्थेनिस ने
एरेटोस्थनीस ने धरती की सरकमफेरेंस बताई थी। हाँ भाई मेरे से बन पाएगा ना, मैं आऊंगा, ठीक है, आपकी दीदी की मतलब 5 मई के दिन मैं कोशिश करूंगा जरूर आने की, ठीक है। तो एरेटोस्थनीस को ज्योग्राफी का जनक पता क्यों कहा जाता है? मैं आपको बताता हूं क्यों कहा जाता है। एरेटोस्थनी एक ऐसा इंसान है जिसने सूरज की रोशनी से धरती का सरकमफेरेंस बताने की कोशिश की थी। सूरज की रोशनी से धरती का सरकमफेरेंस बताने की कोशिश की थी एरेटोस्थनीस ने। ओके, तो मैं आपको बताता हूं, देखो कैसे, ध्यान से सुनना ये बात, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहां मैं मस्ती नहीं झेलूंगा बिल्कुल भी, क्योंकि क्वेश्चन उठाए। देखो, एरेटोस्थनीस ने धरती पर 2 जगह उठाई। कौन कौन सी जगह, पहले मैं आपको बताता हूं। दादू ने 2 जगह ली थी। अपन चलते इजिप्ट में, जल्दी चलो। ये इजिप्ट जो है ना, इजिप्ट आता ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर, है ना, इक्वेटर के बियॉन्ड। अब इस इलाके पर इजिप्ट में 2 जगह थी। एक जगह का नाम था अलेक्जेंडेरिया और दूसरी का जगह का नाम था शाइनी, जो कि यहां पर इजिप्ट के अंदर है ना। अब मैं आपको यहां दिखाता हूं ये 2 जगह। अब शाइनी नाम की जगह है, शाइनी नाम की जगह पर उन्होंने एक डंडा गाड़ा ऐसा सीधा, और उन्होंने देखा नून में, दोपहर में। तो दोपहर में उन्होंने नोटिस किया कि दोपहर में जब सूरज की किरण इस डंडे के ऊपर गिरती है तो एंगल बनता है 0 डिग्री का। मतलब आप देखना, जब दोपहर में सूरज की किरण हमारे माथे पर बनती है तो ना हमारी छांव इधर को बने ना इधर को बने, हमारी छांव हमारे में ही सीमित हो जाती है। हमारी इनकी छाया हमारी आंख पर आती, नाक की छाया यहां आती, मुंह की छाया यहां आती है। देखा होगा ना, ये पूरा का पूरा ऐसा। दोपहर में फोटो वोटो अच्छे नहीं आते बेटा, दोपहर में फोटो नहीं खिंचाना। एज ए वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर आपको अगर फोटोग्राफ लेना है तो शाम के समय लो, सुबह के समय लो, जब सूरज की किरण स्लांटिंग आए, है ना। तो यहां पर क्या, दोपहर में जब उन्होंने देखा तो सूरज का एंगल उनके ऊपर बन रहा था 0 डिग्री का। फिर उन्होंने उसी मरुस्थल है, देखो ये इजिप्ट के पास ये पूरा डेजर्ट है, तो इसी डेजर्ट के अंदर कुछ बंजारे मिले उनको। किसको? एरेटोस्थनीस को। तो एरेटोस्थनीस ने बंजारों को बोला, भाई मेरा एक काम है, करेगा क्या? तो बोले कि वाजिब काम होना चाहिए, उल्टा पुल्टा काम नहीं करता मैं, तुम जैसे लोग जो होते हैं ना दाढ़ी मूछ वाले पढ़े लिखे लोग, कुछ तो भी करवाते। बोले वाजिब काम है, रियल काम है, करेगा तो नाम होगा तेरा। बोले क्या काम है? बोले कि तू ना अलेक्जेंडेरिया से शाइनी जाना। जब अलेक्जेंडेरिया से शाइनी जाएगा तो एक ही तरह के कदम रखना है तुझे, बराबर, एकदम बराबर कदम, और बराबर कदम बढ़ते हुए तुझे आगे बढ़ना है, और तुझे देखना कितना दूरी तूने तय करी। तो उसने बोला इसका कितना पैसा दोगे? अबे बोले पैसे की बात, गाय घास खा रही, तू पनीर का भाव लगा रहा है, अभी थोड़ा काम तो कर, पहले पहुंच तो जा। तो उसने बोला चल ठीक है। तो उन्होंने यहां पर देखा, दूसरा डंडा कहां गाड़ा था उनने? एक तो शाइनी पर गाड़ा था, 0 डिग्री का एंगल आया था। दूसरा डंडा उन्होंने गाड़ा था अलेक्जेंडेरिया पर, इस जगह पर, ये यहां पर। तो अलेक्जेंडेरिया नाम की जगह पर जब उन्होंने वो डंडा गाड़ा तो उन्होंने देखा सेम 12 बजे यहां पर एंगल बना 7.2 डिग्री का। तो उन्होंने बोला उई बाबा क्या बात कर रहे हो, ये क्या बात है? बोले कि दोपहर में यहां भी जब सूरज गिरा तो 0 डिग्री का एंगल आया, और यहां जब सूरज गिरा तो 7.2 डिग्री का एंगल आ रहा, सेम दोपहर में। ऐसा कैसे हो सकता है यार? ये धरती कर्व होगी या तो फिर ये फ्लैट नहीं हो सकती, एंगल अलग अलग आ रहे। तो उसने उससे पूछा, बंजारे से, बंजारा बंजारा जानना है ना, आपने वो गाना सुना ना, खाना बदोशियों पे ही जाने क्यों इलाही मेरा जी आए आए, सुना? हाँ सर सुना। तो उसमें खाना बदोश जो वर्ड है ना, खाना बदोश वर्ड बता रहा बंजारों को। मतलब वो ये बोल रहा है कि इलाही, इलाही मतलब गॉड अलमाइटी, कि हे भगवान मेरा मन खाना बदोशियों पे क्यों आता है, मेरा मन कहीं रुकता क्यों नहीं है। मतलब मैं एक एक जगह क्यों नहीं बैठ सकता, मैं एक जगह रुकना नहीं चाहता, मैं दौड़ना चाहता हूं, मैं उड़ना चाहता हूं, मैं गिरना चाहता हूं, मैं फिर से उड़ना चाहता हूं। मतलब मुझे जीवन में आगे बढ़ना है। वो ट्रेवलिंग के ऊपर मूवी है, आपने देखा होगा। तो उसमें खाना बदोशी का मतलब होता है एक जगह ना रुकना और घूम घूम के जीवन व्यापन करना। उससे नोमेडिक कल्चर बोलते हैं, नोमेडिक कल्चर यानी बंजारों का जीवन। ओके, तो यहां पर वही खाना बदोश मतलब होते बंजारे। आया समझ में?
ठीक, अब हम आते हैं यहां पर। जब उसने देखा तो यहां पर एंगल बना 7.2 डिग्री का। जब उसने पूछा कि क्यों भाई, वो पता चला कितना चला तू, तो उसने बोला कि मैं चला 5000 स्टेडिया। उस समय ना स्टेडिया नाम की यूनिट थी जिससे वो नापते थे ना, वो यूनिट का नाम था स्टेडिया। स्टेडिया, अब उस स्टेडिया को कन्वर्ट किया गया तो निकला 800 किलोमीटर। तो उन्होंने देखा कि शाइनी और अलेक्जेंडेरिया के बीच कितनी दूरी है, तो गुरुजी 800 किलोमीटर। अब मैं कुछ पॉइंट्स आपको बोल रहा हूं और ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा। पहला पॉइंट, उस आदमी ने दो जगह की खोज करने की शुरुआत की थी। एक था पॉइंट ये, एक था पॉइंट ये। जब यहां पर उन्होंने देखा तो एंगल बना था 0 डिग्री का। जब यहां पर ये थी जगह शाइनी, ठीक है, और यहां पर ये जो जगह थी दैट इज अलेक्जेंडेरिया। यहां पर जब उन्होंने एंगल देखा तो उनको पता चला 7.2 डिग्री। दोनों के बीच की दूरी जब बंजारों से पता चली तो 800 किलोमीटर निकली। देखना, उसको ज्योग्राफी का पिता क्यों कहा जाता, आप समझ जाओगे। तो ज्योग्राफी का पिता उनको कहा गया, उन्होंने देखा कि धरती जो है, अगर धरती गोल है तो एक गोले के अंदर कितने एंगल होते, भैया बता दो प्लीज। एक जो गोला होता है, एक सर्कल जो होता है, एक सर्कल के अंदर कितने एंगल होते, आप जो बताओगे मैं वही लिखूंगा। एक सर्कल के अंदर कितने एंगल होते? एक गोले के अंदर, बिल्कुल सही सर, एक गोले के अंदर होते 360 डिग्री। बहुत बढ़िया यार, वेरी नाइस। एक गोले के अंदर सर 360 डिग्री होते, है ना। और यहां पर एंगल था 0 डिग्री का और यहां पर एंगल था 7.2 डिग्री। तो मैं अगर 7.2 डिग्री का एंगल लेता हूं तो 800 किलोमीटर की दूरी कवर होती है। अगर मैं 0 से 7.2 डिग्री तक जाता हूं तो 800 किलोमीटर की दूरी कवर होती। तो उसने सोचा कि 7.2 360 का कौन सा भाग है, निकाल के देखते। तो इन्होंने क्या किया, 7 यार हो क्या रहा आज यार। बिल्कुल, आज एक सही, मेरे को ऐसा लग रहा पंचक में क्लास चालू कर दी। आ रही है आवाज? क्या हो रहा है यार, मतलब बैटरी ऑटोमेटिकली डिस्चार्ज हो रही है। ऑल्दो 3 क्लास हो चुकी थी बट मुझे लगा था कि चल जाएगा। हाँ हाँ ठीक हो गया, अब तो समझ गया मैं। तो उन्होंने क्या किया, 7.2 से 360 को डिवाइड किया तो 50 निकल का आया। उन्होंने बोला जब ये 50 कवर होता है तो 50 वे भाग को कवर करने में 800 किलोमीटर चलना पड़ता है। तो उन्होंने क्या किया, अगर मुझे पूरे सर्कल का हिस्सा निकालना है तो मैं क्या करूंगा, 850 मल्टीप्लाइड बाई 800 मल्टीप्लाइड बाई 50 करूंगा, जो निकल के आएगा मेरा 40,000। 40,000 निकल के आएगा। और ये 40,000 उन्होंने धरती का सरकमफेरेंस बचाया आज से 2600 साल पहले, 300 बीसी पूर्व। तो 300 तो वो और 2000 ये, आज से 2300 साल पहले
उन्होंने ये निकाल के बताया था धरती का सरकमफेरेंस। और जब मॉडर्न टाइम में हमने धरती का सरकमफेरेंस निकाला तो वो निकला 40,075, जो कि अप्रोक्स एक दूसरे के पास है। इसीलिए इनको ज्योग्राफी का जनक कहा जाता है, इसीलिए इनको ज्योग्राफी का फादर कहा जाता है। समझ में आया क्यों क्यों कहा जाता है ज्योग्राफी का फादर? इनको क्यों कहा जाता है? क्योंकि इन्होंने इन दो लोकेशन के चलते, सूरज से बनने वाले एंगल के चलते, इन दोनों को यूज किया और धरती का सरकमफेरेंस निकाल दिया। जो धरती का सरकमफेरेंस उनके हिसाब से 40,000 निकल के आया, वो मॉडर्न टाइम के 40,075 के कितना क्लोज है। समझ रहे हो? एक ऐसा दौर जिस दौर में किसी को समझ नहीं थी भूगोल क्या है, उस दौर में बासाब ने वो निकाल दिया कि इनकी लोकेशन कितनी है। अच्छा, कोई ऐसा है जिसको ये समझ में नहीं आया? कोई ऐसा है? दादू रोग दुनिया शोक, एंड दादू इज नोन एज फादर ऑफ ज्योग्राफी। 50 कहां से आया? हर्ष देखो बेटा, ध्यान से सुनो। देखो यहां पर एंगल 0 डिग्री का बना उनका, यहां पर एंगल बना उनका 7.5। उन्होंने बोला यहां से यहां तक ट्रेवल करने में 7.5 डिग्री का एंगल बनता है। यहां जाऊंगा तो इतना ही ट्रेवल करूंगा तो ये बनेगा एंगल मेरा 14.4 का, फिर आगे जाऊंगा जैसे बढ़ता जाएगा। उन्होंने देखा कि यहां से यहां तक की दूरी 800 किलोमीटर है, लिख दिया एक तरफ। एंगल कितना बन रहा? 0 से यहां तक 7.2। उन्होंने बोला कि एक एंगल 360 डिग्री का होता है। अब 360 डिग्री से इतने से इलाके में 7.2 बन रहा है, तो फिर इतने से इलाके की दूरी कितनी होगी? तो उन्होंने क्या किया, 7.2 से डिवाइड कर दिया उस एंगल को, तो एंगुलर डिस्टेंस हमारी निकल के आई 50, एंगल की दूरी। और उस 50 का मल्टीप्लाई किया 800 में, जो कि बंजारे चले थे। फिर से एक्सप्लेन कर दिया बेटा, कैलकुलेशन नॉट अंडरस्टेबल। नहीं आया? ये आदमी था इस आदमी ने ना धरती की लोकेशन बताई थी, धरती का सरकमफेरेंस। कैसे बताया धरती का सरकमफेरेंस? बताने का तरीका ये था, एक जगह ली जहां पर देखा कि सूरज का एंगल कितना बन रहा दोपहर में, 0 डिग्री। वहीं से 800 किलोमीटर दूर दूसरी जगह ली। जब 800 किलोमीटर दूर दूसरी जगह ली तो दूसरी जगह एंगल बन रहा था 7.2 डिग्री का। अब 7.2 डिग्री, ये पूरा एक सर्कल है, तो सर्कल में 7.2 डिग्री है, तो पूरे सर्कल का ये 7.2 कितना भाग है? ये इतना सा। तो मैंने क्या किया, पूरा सर्कल होता 360 डिग्री का, उससे डिवाइड कर दिया 7.2 को, तो मुझे ये वाला भाग निकल के आ गया। ये कितना निकला? 50। उस सर्कल का 50वां भाग है, 1/50th पार्ट ऑफ दैट सर्कल। फिर 150 जो 50 है, 50 को कवर करने में 800 किलोमीटर लगते हैं, तो 50 का मल्टीप्लाई कर दिया 800 से, निकल के आ गया 40,000। 40,000 आज में कितना है? 40,075। तो दोनों कितने क्लियर हो गए? ओके, आई बात समझ में? चलिए ठीक है, तो यहां पर इन्होंने इसके बारे में बताया था। क्वेश्चन है आप लोगों से, विच ग्रीक फिलोसोफर कोइंड द टर्म ज्योग्राफी इन 3rd सेंचुरी बीसीई? तीसरी शताब्दी बीसी में किसने ज्योग्राफी वर्ड को कोइन किया था? द क्वेश्चन वॉज आस्क्ड इन CDS 1 2019। अगर कर सकते हो तो प्लीज कीजिए। ये क्वेश्चन आपसे पूछे गए, आई बात समझ में? बहुत बढ़िया, वेरी गुड एवरीबॉडी, वेरी नाइस, बहुत बढ़िया आंसर दे रहे हो आप सभी लोग। %98 यार, यूट्यूब भी बवाल मचा रहा है। 88 85%। थैंक यू सो मच बेटा, ऑल द स्टूडेंट्स दोस हु आर स्टडिंग इन यूट्यूब। अब वो क्या है कि हम मतलब क्लेश हो रहा था। अब मेरे ख्याल में मैं यूट्यूब के कमेंट नहीं देख रहा हूं, तो आप भी बहुत अच्छे से पढ़ पा रहे होंगे। वहां पर क्या उन कमेंट्स को पोस्ट नहीं किया जा सकता, वो खुले कमेंट्स होते, तो इसलिए मुझे वो पूरा काटना पड़ा उस स्लैब, क्योंकि अगर वो दिखता ना वो टेब यहां पर मुझे, तो मैं डिस्ट्रैक्ट होता और पढ़ा नहीं पाता इतना। आप वो बंद किया तब जाकर के 10 स्लाइड पढ़ा पाया, बट आपको समझ में आया होगा, जाहिर सी बात है
98% बच्चों ने एकदम सही जवाब दिया। एरेटोस्थेनिस जवाब है हमारा। अगला जाता है ज्योग्राफी की स्टडी का सोर्स क्या है। ये पॉइंट आप सभी लोग चाहो तो लिख सकते हो, बस ये पॉइंट मैं लिखने के लिए कहूंगा कि आप सर गुरुजी इतना जो डेटा दे रहे हो हमारे दिमाग में, इतना कुछ बोल रहे हो कि ये वो, तो ये सब आया कहां से? तो ये सब आने के ये तरीके हैं, ये 5 तरीके। पहला तरीका मैप्स। हम भूगोल की स्टडी करते हैं तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं मैप से। मैप्स अलग अलग प्रकार के होते हैं। जब आपसे बात कर ली जाए टोपोग्राफिकल मैप, तो टोपोग्राफिकल मैप वो मैप होता है जहां पर पहाड़, पठार और मैदान जैसी चीजें बताई जाए, टोपोग्राफी बताई जाए। टोपोग्राफी वर्ड आपको जिंदगी में कहीं भी पढ़ने को मिले तो टोपोग्राफी का मतलब होता आकृतियां, नाना प्रकार की आकृतियों को टोपोग्राफी बोलते। तो टोपोग्राफिकल मैप हुआ। दूसरा थीमेटिक मैप। थीमेटिक मैप को बोलते थीम पर बने हुए मैप। थीम पर बने हुए मैप कैसे होते हैं गुरुजी? जैसे मैं आपको ये बताता हूं, ये है थीमेटिक मैप। देखो ये देखिए, अब ये क्या लिखा? विश्व की कृषि और औद्योगिक क्षेत्र। अब ये क्या बता रहा? विश्व की एग्रीकल्चर, मतलब एग्रीकल्चर की थीम पर बना हुआ है। औद्योगिक मतलब इंडस्ट्रियल थीम पर बना है। दूसरे पन्ने पे अब ये नहीं होगा, दूसरे पन्ने में दूसरी थीम होगी। दूसरी थीम है विश्व के हवाई मार्ग। हवाई मार्ग का मतलब क्या होता है? एयर जो ट्रांसपोर्ट होता है उसके बारे में बात करी। समुद्री मार्ग मतलब कोस्टल ट्रांसपोर्ट, बस उसके हिसाब से मैप बनाए। मतलब एक थीम पर इसमें सिर्फ एक ही चीज बताई जाएगी, विश्व की पर्यावरण चिंताएं। पर्यावरण चिंताओं का मतलब कि कहां कहां कौन सी चीज से दिक्कत है। जैसे कि किसी जगह पर फॉसिल फ्यूल, किसी जगह पर लेड से दिक्कत है, किसी जगह पर मरकरी से दिक्कत है ना वो। फिर अगला यहां पर क्या बताए? प्राकृतिक आपदाएं, कि धरती पर संकट कहां का। मैं आपको कुछ भी पढ़ने के लिए नहीं बोल रहा हूं, मैं आपको थीम बता रहा हूं कि जब एक मैप कोई एक चीज बताए तो उसे थीमेटिक मैप बोलते। नहीं समझे मेरी बात? जब बेटा कोई एक मैप कोई एक चीज बताए, जैसे एक मैप पूरा सिर्फ जंगल बता रहा है तो वो जंगल की थीम पर बना हुआ है। एक मैप सिर्फ और सिर्फ आपके उस पर्टिकुलर इलाके में पाई जाने वाली मिट्टी बना रहा तो सोइल की थीम का मैप है। थीमेटिक मतलब जो किसी एक थीम पर बनाओ। पॉलिटिकल मैप कौन सा? जो आपको बाउंड्रीज बताए, बाउंड्रीज बिटवीन द कंट्री, इनसाइड द कंट्री, बिटवीन द स्टेट्स। तो ये आपका पॉलिटिकल मैप होता। तो ज्योग्राफी की पहले स्टडी मैप्स के थ्रू। दूसरी एटलस, एक ही किताब जिसके अंदर कंसाइज सारी चीजें हो, उसके अंदर आपके मैप हो, आपका डेटा हो, आपके दूसरी चीजें हो, मतलब अलग अलग प्रकार के मैप, आपकी कंटोर लाइन हो, आपकी आइजोथर्मल, आइजोसिस्मिक, होमोसिस्मिक, सारी लाइंस बताई जाए तो वो एटलस, जैसे कि मैंने अभी आपको किताब बताई, इसके अंदर सब कुछ होता है। तो एक तो सिर्फ नक्शा, दूसरी एटलस जो कि नक्शों की किताब, तीसरा कॉम्पस। कॉम्पस को पहले कहा जाता था कुतुब नुमा दिशा यंत्र, जैक स्पैरो के पास होता है ना वो, तो दैट इज कॉम्पस। तो कॉम्पस आपका इस्तेमाल किया जाता है दिशा के बताने के लिए, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट। फिर आ जाता है जीपीएस एंड जीआईएस। जीपीएस और जीआईएस क्या बताता है आपको? ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। आप जहां हो आपकी पोजीशन, आप किसी भी जगह पर मूवमेंट करोगे तो आपका मोबाइल में आपका डेटा स्टोर होता जाएगा। मेरा मूवमेंट आप जाकर के देखिए, आपके गूगल मैप में हिस्ट्री आपको आज तक की पूरी बता देगा वो कि आप कहां कहां गए हो। तो जीपीएस आपकी पोजीशन पे काम करता है। दूसरा जीआईएस, जीआईएस ज्योग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम। अब ज्योग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम आपको क्या क्या बता देगा कि किस जगह आज फॉरेस्ट फायर है, वो ये बता देगा। विश्व के वो नक्शे निकाल देगा जहां पर आज के दिन में बाढ़ आई हुई हो। तो ये क्या हो रहा है? जीपीएस और जीआईएस। जीपीएस ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम, जीआईएस ज्योग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम। फिर से आ जाएगा रिमोट सेंसिंग यानी सैटेलाइट सिस्टम। तो ये सैटेलाइट सिस्टम के आधार पर जीआईएस जीपीएस काम करते हैं। हाँ, टोपोग्राफी बता दूं, टोपोग्राफी का मतलब ऐसा होता बेटा कि अगर आप बाहर जा रहे हो, आप बाहर जा रहे हो और आपको ऐसा दिखा कि आप जहां पर हो उस इलाके में कई सारे पहाड़ बने, तो आपको टेरेन टोपोग्राफी कहनी होगी। टेरेन मतलब कि मेरे इलाके की टोपोग्राफी टेरेन है, पहाड़ों वाली। आई बात समझ में? टोपोग्राफी का यह मतलब होता है। एटलस, आप ये एटलस लेकर के आ जाना। एटलस का नाम है ऑक्सफोर्ड स्कूल, एटलस ऑफ इंडिया फॉर ऑक्सफोर्ड स्कूल।
रुद्र प्रताप सिंह और सनिध्या शर्मा, मेरी बात सुनो बेटा, बातचीत मत करो। तुम्हारा ब्रेकिंग बैड नहीं, मैं तुम्हारी बैक तोड़ दूंगा। रुद्र प्रताप सिंह, ठीक है, सनिध्या एंड रुद्र प्रताप सिंह। मैं उम्मीद करता हूं कि आप दोनों का मुझे अगला मैसेज नहीं दिखेगा, ठीक है। सनिध्या, बोरिंग लग रहा था ना आपको सब कुछ, तो शाम बहुत बहुत प्यारी है, आप चले जाओ बाहर क्लास को लीव करके और घूम फिर लो, ठीक। हो गया यहां पर क्लियर। चले आगे बढ़ते। एक क्वेश्चन है आप लोगों से अगेन। एरेटोस्थनीस एक ग्रीक फिलोसोफर थे जिन्होंने सूरज की किरण के अनुसार, सन के एंगल के अनुसार अर्थ का सरकमफेरेंस बताया था। जब उन्होंने अर्थ का सरकमफेरेंस बताया था सूरज के अनुसार, तो दो जगह ली थी। वो दो जगह कौन सी थी? वो दो जगह कौन सी थी? अलेक्जेंडेरिया एंड शाइनी, शाइनी एंड ट्रॉय, अलेक्जेंडेरिया एंड ट्रॉय एंड अलेक्जेंडेरिया एंड थिबस। कौन सी दो जगह थी? देखो ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया, सिर्फ आपसे क्वेश्चन इतना पूछा गया और हमने कितना डिटेल में जाना। आपसे क्वेश्चन तो सिर्फ ये पूछा गया कि दो जगह कौन सी थी, बट हमको स्टेडिया, वो बंजारे, वो 800 किलोमीटर, वो उन दोनों के बीच की डील, हमने सब कुछ पढ़ा। तो आपकी पहली स्लाइड से जहां पर मैं आपको सिर्फ इंट्रोडक्शन दे रहा था, उस इंट्रोडक्शन से दो क्वेश्चन उठ के आए हैं, एवरी वन ऑफ यू। आप प्लीज प्लीज, मैं लिटरली बोल रहा हूं, आप मुझे मौका दीजिए पढ़ाने का। आपको भगवान की कसम खा के बोल रहा हूं, आपको सच में प्यार हो जाएगा इस सब्जेक्ट से, इस क्लास से। आप बस आप मुझे पढ़ाने दे दो। अब ये चीजों मेरे हाथ में नहीं है ना, आवाज नहीं आ रही, ये नहीं हो रहा, अच्छे नहीं लग रहे हो, ये अब इनको मैं कहां से सुधारूंगा किसी भी चीज को? इंशाअल्लाह। क्या बात है, 99%। यूट्यूब 102 बच्चों ने बहुत सही जवाब दिया। जितने भी स्टूडेंट्स यूट्यूब पर है, आई लव यू ऑल बेटा, बहुत शानदार। बस यही तो हमें चाहिए यार, अच्छे से पढ़े। एक टीचर का पता एक सपना होता है कि जिन्हें वो पढ़ा रहा उन गधों का सपना पूरा हो जाए। चलिए भाई, तो ये है आपकी ज्योग्राफी का सिलेबस, जो नेशनल डिफेंस एकेडमी, कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज, सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन एंड स्टेट सर्विस कमीशन, इन सारी जगह पर ज्योग्राफी का हमारे देश में यही सिलेबस रहेगा। क्या सिलेबस है? पहला, आपकी भूगोल को दो भाग में तोड़ा गया है। एक आपका फिजिकल ज्योग्राफी, मतलब भौतिक भूगोल, और दूसरा इंडियन ज्योग्राफी यानी भारतीय भूगोल। इन दो पार्ट में तोड़ा है हमने, एक फिजिकल ज्योग्राफी और एक इंडियन ज्योग्राफी। सर व्हाट डज मीन बाय फिजिकल ज्योग्राफी? बेटा फिजिकल ज्योग्राफी का मतलब होता है जहां हम धरती की, हवा की और पानी की स्टडी करें, उसे हम बोलते हैं फिजिकल ज्योग्राफी। और इंडियन ज्योग्राफी जहां इन तीनों को किसी रीजन पर अप्लाई करके पढ़े, तो उसे उस पर्टिकुलर देश की ज्योग्राफी बोलते हैं। ओके, आई बात समझ में? सर थोड़ा सा बताओ ना, थोड़ा कम समझे। चलो तो इसको अच्छे से समझते। देखो मैं आपको इसको इनसर्कल करके बताता हूं। हे मालिक तेरे बंदे हम, ऐसा हमारे कदम, नेकी पर चले और बदी से आके हंसते हुए निकले तुम। ये देखो, हम यहां से क्या समझ पा रहे हैं सर? यहां से हमको एक पॉइंट जानना है कि ये वाला जो पोर्शन है, दिस इज जमीन। जमीन को हम बोलते हैं ज्योग्राफी में लिथोस्फीयर। लिथोस्फीयर मतलब भूमंडल, राइट जी गुरुजी? इसे इसे हम बोलते हैं
एटमोस्फियर। एटमोस्फियर मतलब सर वायुमंडल, हवा। और इसे हम बोलते हैं हाइड्रोस्फियर। हाइड्रोस्फियर मतलब गुरु बेटा जलमंडल। ठीक। एक तो भूमंडल, वायुमंडल और जलमंडल। भूमंडल किससे मिलकर के बना? लैंड, जमीन। जलमंडल किससे मिलकर के बना सर जी? वाटर। वाटर। और वायुमंडल किससे मिलकर के बना सर? एयर। तो बेटा जहां जमीन, हवा और पानी, जहां जमीन, हवा और पानी मिलता है, उस जगह पर क्या होता है? जीवन होता है। एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूं, मेरे एक फ्रेंड से आपको मिलवाता हूं। ये मेरा एक दोस्त है। तो ये क्या है? व्हाट इज दिस? सर इट इज ए प्लांट। प्लांट मतलब क्या ये मरा हुआ प्लांट है या जिंदा प्लांट है? सर ये जिंदा प्लांट है, मतलब ये जीवन है। अभी प्लांट किस चीज से मिलकर के बना? सर इस पौधे के अंदर कुछ मिट्टी है। जी सर। इस पौधे के अंदर मिट्टी के अलावा थोड़ा पानी भी है, ठीक, जल, और इस इलाके में हवा भी है। तो मिट्टी, जल और हवा, जब ये तीनों मिले तो तीनों के मिलने से, जब ये तीनों मिले तो इन तीनों के मिलने से जीवन बना। और वो जीवन आपका कहलाएगा बायोस्फीयर। वो जीवन कहलाएगा आपका बायोस्फीयर। तो यहां पर आप देखिए, जो आपको इन तीनों के मिलने से बना, एक तरफ से जमीन मिली, एक तरफ से हवा मिली और एक तरफ से जल मिला। जब ये तीनों मिले तो तीनों के मिलने की वजह से जो बना, इसका नाम है जीवन, यानी बायोस्फीयर, यानी जैव मंडल। तो बेटा क्या समझे हम समझे कि इंडियन ज्योग्राफी हम कब पढ़ पाएंगे? जब 1 2 3 1 2 3 पढ़ेंगे। सर ये तो हमारा उधर मैच होते दिख नहीं रहे। अरे रुको रुको, मैच करते हैं उनको। जब आप धरती की स्टडी करोगे बेटा, जब आप लिथोस्फीयर जमीन की स्टडी करोगे, तो उसे हम बोलेंगे जियोमॉर्फोलॉजी। वाओ, अब आया समझ में सर? जियो मॉडिफिकेशन की स्टडी, जियोमॉर्फोलॉजी। ओके, तो ये हुआ। जब हम वातावरण की स्टडी करेंगे, जब हम वायुमंडल की स्टडी करेंगे, तो इसे क्या बोलेंगे? इसे हम बोलेंगे क्लाइमेटोलॉजी। वाओ। और जब हम जमीन की, पानी की स्टडी करेंगे, तो हमारे यहां जो मेजोरिटी ऑफ वाटर है वो किसके अंदर है? सर जी हम स्टडी करेंगे ओशियनोग्राफी। वाओ, ये ब्यूटीफुली, मतलब हमने पहले जमीन पढ़ी, जमीन को भूमंडल कहा, भूमंडल को हमने लैंड कहा और लैंड की स्टडी जियोमॉर्फोलॉजी में की। हवा को हमने एटमॉस्फेयर कहा, वायुमंडल हिंदी में कहा, और एयर उसको कहा और उसकी स्टडी को क्लाइमेटोलॉजी। जब हमने यहां बात की तो हाइड्रोस्फीयर मतलब जलमंडल कहा, जो वाटर से बना, और उसकी स्टडी को ओशनोग्राफी। और जब ये तीनों मिले, जब ये तीनों मिले, 1 2 3, तो बना जीवन। तो जीवन हमने क्या कहा? इंडियन ज्योग्राफी। मतलब 1 2 3, जब तीनों मिले तो तीनों की स्टडी मिल करके कहलाई भारत का भूगोल। तो मैं इंडिया की ज्योग्राफी आपको कब पढ़ाऊंगा? जब मैं आपको इंडिया की जमीन, इंडिया का मौसम और अरब सागर और बंगाल की खाड़ी का जल यानी पानी, जब इन तीनों को पढ़ा दूंगा, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि कैसे हमारे घर, कैसे हमारी सरकार हमारे लिए योजनाएं बनाती है। आई बात समझ में मेरी? यह था आपका ज्योग्राफी का जनरल इंट्रोडक्शन।
इसके अंदर आपको सिर्फ ये पॉइंट याद रखने हैं, ये पॉइंट, ये आपके बड़े काम के आएंगे, हमेशा आपकी हेल्प करेंगे। ओके एवरीवन, बायोस्फीयर मतलब जीवन बेटा, जैव मंडल। ज्यादा क्वेश्चन आएंगे आपके इंडियन ज्योग्राफी से, ज्यादा क्वेश्चन आएंगे जियोमॉर्फोलॉजी से, यहां से उठते क्वेश्चन, इससे भी आएंगे, क्लाइमेटोलॉजी से। ओशनोग्राफी छोटी यूनिट है। ओके, आई होप सो आप सभी लोगों को जितना मैंने बताया वो पूरा समझ में आया होगा। अगली क्लास के अंदर में चीजों को डिटेल में शुरू करूंगा, और मैं आप सभी लोगों से हाथ जोड़ करके माफी चाहता हूं जो आपको इस साउंड के चलते और इस तरह के स्पैमिंग कमेंट्स के चलते जितनों को भी परेशानी हुई हो, उस चीज के लिए मैं दिल से माफी चाहता हूं। अब ये तो इंट्रोडक्शन था जिसको आपने इंटरेस्टिंग कहा, जब हम डिटेल में पढ़ेंगे तो क्या ही होगा। लिथोस्फीयर मतलब भूमंडल, जमीन। लिदो जो है ना, ग्रीक भाषा का शब्द है, उसका मतलब होता है रॉक। ठीक है, थैंक यू सो मच एवरीवन, थैंक यू सो मच एवरीबडी बेटा, जस्ट टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। थैंक यू, जय हिंद एंड जय भारत।